हेलो एवरीवन, दिस इज रूही। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ज्ञान। और आप लोग हैं हमारे साथ अब बेस्ट पॉइंट ऑफ स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम लोग सीरीज कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहां मैं आपको करा रही हूं सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। और सभी न्यू स्टूडेंट को जानना ये ज़रूरी है कि 2012 से 2023 तक कंप्लीट प्रीवियस ईयर हम लोग यहाँ पे करेंगे। 2012 की अगर हम बात करें तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो चुका है और ये 4 सेट में मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा सेट कंप्लीट सेट मिल जाएगा। 4 सेशन इसमें कंप्लीट हुए थे और आज हम करने वाले हैं 2013 का प्रीवियस ईयर, जिसका सेट 2 हो रहा है गाइज। सेट कौन सा हो रहा है? 2 हो रहा है। और चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गाइज आप लोग के कहने के हिसाब से, जो आप लोग कह रहे थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो ऑफकोर्स अब क्वेश्चन का जो नंबर है वो बढ़ गया है। लास्ट सेशन में भी आपने देखा होगा जो क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं वो 40 कर दिए हैं। तो एक सेशन में 40 क्वेश्चन आई थिंक इट्स इनफ, राइट। तो आज का फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। रावी, चिनाब और ब्यास की अगर हम बात करें तो ये सभी सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। और अगर हम बात करें चिनाब की, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। फर्स्ट नंबर पे आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और इसका सही उत्तर का आंसर देना है। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास सूची 1 में लिखा हुआ है उद्योग और सूची 2 में लिखा हुआ है स्थान, राइट। तो यहाँ पे कागज है, मतलब कौन सा उद्योग कहाँ पर, आपको स्थान क्या है वहां पर आपको चेक करना है कौन सा उद्योग किस स्थान पर है, राइट। तो यहाँ कागज की अगर हम बात करें तो कागज आपको टीटागढ़ में मिलेगा। कहाँ पे? टीटागढ़। तो दैट मीन्स ए। तो एलिमिनेशन मेथड में हमेशा आपको बताती हूँ कि एलिमिनेशन मेथड भी लगता है, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स को फिर भी बता देते हैं कि ए का 3 आपको चेक करना है। ए का 2 है, नहीं होगा। ए का 4 है, नहीं होगा। ए का 3 इसमें ही है और इसमें नहीं है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी एक, अगर आपको 4 जो इस तरीके से दिए हुए हैं तो इनमें से एक पॉइंट भी अगर आपको आता है तो एलिमिनेशन आपका लग सकता है, कई बार नहीं भी लगता है। ओके, तो ये मान लेते हैं। और फिर सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। लखेड़ी, सीमेंट कहाँ? लखेड़ी, डी सॉरी बी लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद लोहा और इस्पात की जब हम बात करते हैं तो ये भिलाई में मिलेगा आपको, लोहा और इस्पात। उसके बाद खनिज तेल और शोधशाला, तो अंबाला, यहाँ पे आप अंबाला। ओके, तो इस तरीके से आप लोग मिलान कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कथन ए, और कथन और कारण का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में आपको खूब देखने को मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? ठीक है, बिल्कुल होती है। और उसके बाद उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो जैव तत्व जो तत्व हैं क्या वो प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दैट मीन्स ए हमारा सही होगा और परंतु आर क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो उद्भेदन से निकलने वाले लावा के विखंडन से होता है। उद्भेदन क्या होता है? जब भी ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, उससे निकलने वाला जो भी लावा होता है, ये यहाँ ज्वालामुखी अगर फटा है तो ये जो लावा निकलता है, इसके विखंडन से फिर काली मिट्टी का निर्माण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। सूची 1 और सूची 2 को फिर से सुमेलित करना है। और सूची 1 में आपके पास लिखा हुआ है जैव मंडल और सूची 2 में अवस्थिति लिखी हुई है। मतलब जैव मंडल, कौन सा जैव मंडल किस अवस्थिति में स्थित है, राइट, ये देखना है आपको। तो हमारा इसमें जैव मंडल के बारे में जो बात हुई है तो ये हम देखेंगे नोक्रेक। नोक्रेक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा मेघालय में। नोक्रेक कहाँ मिलेगा? मेघालय में। दैट मीन्स ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ए का 3 यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। दैट मीन्स कहाँ है? यहाँ है और यहाँ भी नहीं है। तो हमारा आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे मानस। मानस हमारा कहाँ देखने को मिलेगा? ये असम में ही देखने को मिलता है। दैट मीन्स बी यही होगा। अब हम देहांग या दिवांग की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश, मतलब सी। और अगस्त मलाई की हम बात करते हैं तो ये केरल, डी। ओके, तो इस तरीके से आप लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता
के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जो रणनीति है वो जैव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व क्यों है? क्योंकि जैव मंडल रिजर्व के ही कारण क्या होती है, जैव विविधता आपकी संरक्षित रहती है, या इसका संरक्षण आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। भारत में कुल जैव विविधता मतलब अगर हम बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, और इसमें से जो 11 हैं वो यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो ये होंगे हरे पौधे। क्यों होंगे हरे पौधे? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक सजीव किसी न किसी तरह अन्य जीवों पर निर्भर होता है। कोई भी सजीव जो है वो किसी न किसी तरह अन्य जीवों पर निर्भर होता है, तो उत्पादक घटक हमारे पास कौन से हो जाएंगे? वो हरे पौधे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम लोग देखेंगे, और ये है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं? तो क्या ये सही है? तो यस, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत होते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, और ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा है? तो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर जेहार्डले नाइट्स, ठीक है, नाइट्स। इनकी रिपोर्ट्स के अनुसार, इनके कथनानुसार कहा गया है कि जो मरुस्थल है वो उतनी ऊर्जा 6 घंटे में मतलब क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, जितना मानव जाति पूरे 1 साल में करेगी। तो दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे? कथन और कारण दोनों ही सही है। तो एक इसका मतलब निकलेगा ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा गैस समूह है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ओके, तो यहाँ आप लोग देखेंगे आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, दोनों के दोनों क्या है? ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव, जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है उसमें योगदान देते हैं, ठीक है ना, उसमें योगदान देते हैं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया है, तो ये हमारे पास होगा महासागर। क्यों होगा महासागर? पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करते हैं, तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 घटक आते हैं, 2 घटक आते हैं। कौन कौन से हैं 2? तो एक तो हमारे पास जलीय है और दूसरा स्थलीय है, जलीय और दूसरा हमारे पास होता है स्थलीय। और जलीय और स्थलीय की जब हम बात करते हैं तो जलीय जो है हमारे पास वो कितना है? लगभग 71%, लगभग 71% जलीय स्तर है, ठीक है। तो जलीय पारिस्थितिकी क्या हो गया? सबसे अधिक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट है हमारे पास, विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्धता होती है, तो किसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियों को रखा जाता है? तो रेड डाटा लिस्ट में रखा जाता है। और रेड डाटा लिस्ट को अगर हम बात करें कौन जारी करता है, तो IUCN रेड डाटा लिस्ट को जारी करती है, और जो काफ़ी विलुप्त होने वाली प्रजाति होती है उनको हम रेड डाटा बुक में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क। अब मैं इसमें एक बताना चाहूँगी आपको कि 2012 का जब हमने प्रीवियस ईयर किया उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और ये 2013 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ रहा है। दैट मीन्स क्या है? ये रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको आप इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिले, जहाँ से भी मिले, आप सारा कुछ लिख लें एक पेज पे एटलीस्ट, और इसको 2-3 बार आप इसको पढ़ भी लें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं आपको बता दूं, आगे भी जो भी प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर आने वाले हैं, अब मैं कराऊंगी आपको, उनमें भी ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल रहा है, हर बार मतलब अल्टरनेट टाइम या फिर रिपीटेड टाइम कई बार देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए, इकोमार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा उत्पाद इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? तो एक बात याद रखना, नहीं है पूछा है, सबसे पहले नहीं पे हाईलाइट करेंगे, तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है।
उपभोक्ता उत्पाद, कौन सा उपभोक्ता उत्पाद जो है वो इसमें इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है। ओके, तो आंसर होगा आपके पास औषधियां एवं प्रतिजैविकी, औषधियां एवं प्रतिजैविकी। अब इसकी अगर हम बात करें यूको मार्ग योजना, तो ये कब स्टार्ट की गई थी? तो ये की गई थी 1991, जो कि यहाँ पे लिखा ही है 1991, ठीक है ना। पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो, इस इको मार्क किसे दिया जाता है? जिन भी चीजों से क्या होता है, पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक होता है, ठीक है ना, पर्यावरण का जो प्रभाव है वो कम हानिकारक होता है, उनको इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरा 11 नहीं है, सेकंड है। यूरा सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में, और सल्फर डीजल में यहाँ पे जो है ये फिर से सल्फर लिखा हुआ है, सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो यूरा जो है, यूरो होगा वैसे ये यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होना चाहिए? तो 0.05% या इससे भी कम होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे भी कम होनी चाहिए। आंसर होगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। देखिए, जलवायु का परिवर्तन किस किस तरीके से हो सकता है? ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होता है, ओजोन परत का कारण भी हो सकता है, प्रदूषण भी हो सकता है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपयुक्त सभी कारक हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन के, ठीक है ना, सभी कारक हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन के। जलवायु परिवर्तन एक क्या है? मतलब दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इसमें प्राकृतिक कारक भी होते हैं और मानव निर्मित कारक भी होते हैं। दोनों से ही क्या होता है? जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया, ठीक है, दोनों से ही जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो यहाँ पे है सार्वत्रिक मतलब क्या होता है? सार्वत्रिक मतलब होता है वैश्विक तापन, ठीक है, वैश्विक तापन। कभी कभी ऐसे वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। वैश्विक तापन देखने को मिल जाए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ भी नहीं पा रहे ठीक से, तो वो वर्ड आपको लगेगा ये क्या है? सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। तो एक चीज यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इसको हाईलाइट करेंगे। तो नहीं करता है, देखो मीथेन तो करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है और जलवाष्प भी करता है। तो क्या नहीं करता है? सल्फर तथा नाइट्रोस के ऑक्साइड, जो कि सार्वत्रिक मतलब वैश्विक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देते हैं, ठीक है, नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो एजेंडा 21 जो है उसकी सही परिभाषा क्या है? यह 21वां सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। तो ये क्या है? एक सदी में विश्व पर्यावरण जो संरक्षण है उसके हेतु एक क्या है? कार्य योजना है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायु प्रदूषणों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो रक्त धारा को मतलब दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, ऐसा कौन है? तो ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक रंगहीन और वातावरण में एक रंगहीन एंड वातावरण से हल्की गैस है, हल्की गैस है, याद रखना आप लोग। अगर हम वायुयान के टायरों की बात करें तो कौन सी गैस फिल की जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो ये होगा आपके पास लाइकेन। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। और लाइकेन की जब हम बात करते हैं तो ये कवक एंड शैवाल के युग्मों से बना होता है, युग्मन से बनता है, ठीक है, कवक एंड शैवाल के युग्मन से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो ये होगा नाइट्रस ऑक्साइड,
एंड सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब N2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2, दोनों के फॉर्मूला आप लोग याद रखना, कई बार फॉर्मूला पूछे जाते हैं आपसे, तो दोनों की याद रखेंगे। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो होती क्या है, क्या किसे कहते हैं अम्ल वर्षा, जब ओला वगैरह गिरता है या वर्षा के साथ क्या होता है, कोहरा होता है, उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नहीं यहाँ पे होगा है, कौन सा एक सुमेलित है, ओके। नहीं के हिसाब से तो सारे ही गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये नहीं गलती से लग गया होगा। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो एडवर्ड सुएल बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। इको जब सिस्टम की हम बात करते हैं तो इको सिस्टम में हमारा क्या आएंगे, एजी टॉन्सले आएंगे, इकोसिस्टम में एजी टॉन्सले आएंगे। इकोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो एपीडी कंट्रोल आएंगे, एपीडी कंट्रोल आएंगे। और जब हम बात करेंगे जैव विविधता की, तो जैव विविधता में इकोलॉजी में एक सेकेंड, इकोलॉजी में आपको रीटर आएंगे, रीटर, रोटर नहीं है गाइस, ये होगा रीटर, इकोलॉजी रीटर। और जैव विविधता की जब हम बात करें तो जैव विविधता में एपीडी कंट्रोल, ओके। तो ये हमारा सही मिलान होंगे, इन सबको सही मिलान कर लेना, यहाँ पे सही जो है वो ये होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो उत्सर्जन नियम, उत्सर्जन के मानक हैं, और यह होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं, निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है, तो कौन सा इसके अंतर्गत आच्छादित है, आपसे ये पूछा गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, फिर हाइड्रोकार्बन भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, तो उपर्युक्त सभी, ये उपर्युक्त सभी मतलब सभी होंगे, ओके। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक और ये एक वाहक से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन आच्छादित है, तो ये सभी आच्छादित हैं। यूरो उत्सर्जन नियम क्या है, वाहन के उत्सर्जनों को मानक निर्धारित करता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, तो रामसर का दर्जा चिल्का झील को भी प्राप्त है, लोकटक को भी प्राप्त है, क्या है, लोकटक को भी प्राप्त है, और केवला देव को भी प्राप्त है, और बुलर झील को भी प्राप्त है। दैट मीन्स ये चारों के चारों होंगे, तो सभी रामसर का दर्जा जो है वो सभी को प्राप्त है। भारत में टोटल जो रामसर साइट है वो 37 है, इंडिया में कितनी है, 37 है, ओके। इंडिया में टोटल रामसर साइट 37 है, जबकि हम रामसर साइट की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत किसे रखा जाता है, तो नम भूमि या आर्द्र भूमि को रामसर साइट के अंदर रखा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, तो ये 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो आवासीय क्षेत्र होते हैं, आवासीय क्षेत्र में कहा गया कि 45 डेसिबल की ध्वनि होनी चाहिए, और इससे ज्यादा ध्वनि होने पर या 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होने पर, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होने पर ये एक खतरनाक मतलब ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। तो हम अगर बात करें तीव्रता किससे नापते हैं, हम ध्वनि की तीव्रता को हम किससे नापते हैं, तो तीव्रता को किससे नापेंगे, डेसिबल से नापेंगे, किससे भाई, डेसिबल से मापेंगे। और जिसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखते हैं डी और बी, ओके, इस तरीके से लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, मतलब जो टेलीविजन है उसका दूरस्थ नियंत्रण, मतलब हम दूर रहकर भी नियंत्रण बनाए रखें, उसके लिए किसका, कौन से, मतलब ऐसा पूछा गया है, विकिरण का यूज किया जाता है, चुंबकीय विकिरण, तो ये होगा अवरक्त का।
ठीक है ना। अवरक्त का यूज किया जाता है, जैसे कि दूरस्थ नियंत्रण या रिमोट कंट्रोल, जैसे आपने सुना होगा रिमोट कंट्रोल द्वारा। रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम क्या करते हैं, दूर से ही, मतलब जैसे 5 मीटर तक की दूरी से हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या करते हैं, हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई भी आ सकता है, जैसे कि एसी होता है, टीवी होता है, या पंखा कूलर, कोई भी ऐसा ले सकते हैं आप लोग। तो इन सबका जो नियंत्रण है वो किससे होता है, अपरक्त तरंगों के द्वारा होता है। अपरक्त तरंगों के द्वारा होता है। ये क्या है, चुंबकीय विकिरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो ओजोन द्वारा निम्नलिखित जो विकिरण है वो अवशोषित किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो परावैंगनी किरणों के द्वारा किया जाता है। अब अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन एक परत है जो समताप मंडल में मुख्यतः कितने से कितने पे, मतलब 15 से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर देखने को मिलेगी। 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलती है। और यहाँ से क्या हो, जो कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट, जो उसको रेस भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस भी बोलते हैं, किरणों को ये क्या करता है, अवशोषित करता है। और इससे क्या होता है, अगर ये अवशोषित करता है, इससे ये किससे बचाता है, तो मानव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मानव में अगर पराबैंगनी किरणें बहुत तेजी से आएंगी सूर्य से, तो क्या होगा, ओजोन परत अगर नहीं बचा पाए तो मानव में सबसे अधिक जो स्किन का, मतलब त्वचा कैंसर होता है, वो सबसे ज्यादा होगा। तो त्वचा के कैंसर से बचाती है हमें पराबैंगनी किरणें। ओके, ओजोन परत बचाती है, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोक कर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो किसे प्रयोग में लाया जाता है, क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। जो पीने का पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है वैसे। ठीक है, लेकिन इस तरीकों को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके को हम बोलते हैं क्लोरीनीकरण। इस तरीके को हम क्लोरीनीकरण कहते हैं। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। तो निश्चित आकृति में जो व्यवस्थित तारों का समूह है ये नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें नक्षत्र की, तो नक्षत्र की जो संख्या है वो टोटल 27 बताई गई है, लेकिन भारत के अकॉर्डिंग टू द भारत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द भारत कितना बताया गया है, 28 बताया गया है। इसकी एक संख्या बढ़ा दी गई है, और जो एक बढ़ाया गया है उसका नाम दिया गया है अभिजीत। ओके, होप ये क्लियर हो गया होगा। तो नक्षत्र क्या है, एक मतलब निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ठीक है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो प्रशीतन जो होता है, ये किसी पदार्थ के तापमान का, जो किसी पदार्थ का तापमान है वातावरण के तापमान से कम करना, किसी भी पदार्थ का तापमान वातावरण के तापमान, पदार्थ का तापमान वातावरण के तापमान से कम करना क्या कहलाता है, प्रशीतन कहलाता है। तो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो कौन मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। ठीक है ना, मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो कम करके। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको क्या करना है, फिर से मिलान करना है। और हमारे जो क्वेश्चन बीच के गायब हो रहे हैं वो आप लोग टेंशन ना लें, वो इसलिए गायब हो रहे हैं क्योंकि इसमें करंट के क्वेश्चंस भी होते हैं। और गाइज हमें करंट 2012 और 2013 के करंट के क्वेश्चन नहीं करने हैं, दैट्स वाई मैंने इसमें से क्वेश्चंस को हटा दिया है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हमें करंट के क्वेश्चन नहीं करने थे तो वो मैंने हटा दिया। अब इनको हम लोग मिलान कर लेते हैं। क्यूरियोसिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे है, यूएस का। क्यूरियोसिटी क्या है, ए यहाँ पे लिखेंगे, यूएस का मंगल ग्रह अन्वेषण अंतरिक्ष यान है क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम इसमें एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। तो
अभी हमें ए का 3 हमें एक में मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, दैट मीन्स 50-50 का ऑप्शन हो गया, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद मैसेंजर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नासा का बुध ग्रह अन्वेषणी अंतरिक्ष यान है ये, ठीक है ना। मैसेंजर यहाँ बी लिखेंगे आप लोग, ठीक है 4। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें भी दोनों में है, अभी हमें और भी देखना पड़ेगा। रुस्तम 1, अब रुस्तम 1 की जब हम बात करते हैं तो DRDO का मानव रहित वायुयान है, ठीक है। रुस्तम 1 क्या है, DRDO का मानव रहित वायुयान है। तो अभी क्या होगा, सी का 2 एक में मिल रहा है, तो आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बचा है जो एक ऑप्शन बचा है टैबलेट वाला, वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये होगा अवतल दर्पण। ओके, एक दंत चिकित्सक मतलब जो डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर होता है डेंटल, उसके द्वारा कौन सा, मतलब अब इन्होंने पूछा है कौन सा जो दर्पण होता है वो यूज में लाया जाता है, तो वो अवतल है। तो अवतल दर्पण क्या करता है, जो फोकस होता है इसका, जो इसका फोकस होता है उसमें क्या करता है, केंद्र में कोई वस्तु है, केंद्र में किसी भी वस्तु का जो इमेज बनाता है, ये इमेज जो बनाता है वो कैसी बनाता है, उल्टी इमेज कैसी बनाता है, इसका फोकस केंद्र में रखी वस्तु की जो इमेज बनाता है वो उल्टी बनाता है, प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। ओके, तो दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का यूज करते हैं, तो वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेतार संचार पृथ्वी की तरह सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेतार संचार के बारे में, जो पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो किसके द्वारा परावर्तित किया जाता है, तो वह आयन मंडल के द्वारा परावर्तित किया जाता है। अब आयन मंडल की अगर हम बात करें तो आयन मंडल क्या है, मतलब इसमें क्या होता है, विद्युत अवशेषी कण जो पाए जाते हैं, और विद्युत अवशेषी कण को ही हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ओके, विस्तार की अगर हम बात करें, थोड़ी सी विस्तार की बात करें, तो इसका जो विस्तार है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। आयन मंडल का जो विस्तार है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। मतलब वायुमंडल की जब हम संरचना बना रहे होते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है जो संरचना, उसी में हम आयन मंडल का भी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अवरोही क्रम की बात हुई है यहाँ पे, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ। अब ये बात आपको पहले पता होना चाहिए, तभी कुछ आगे काम हो पाएगा। आरोही का मतलब होता है, आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ, ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। तो अवरोही क्रम में आपसे पूछा है नाभिकीय शक्ति संयंत्र की संख्या, ठीक है ना, नाभिकीय शक्ति संयंत्र की संख्या अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में आपको बतानी है। तो इसमें जो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहले नंबर पे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो है 104 की, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा फ्रांस, और फ्रांस में लगभग 58 आपको नाभिकीय शक्ति संयंत्र मिलेंगे। उसके बाद आपका आएगा जापान, जो कि जापान में 50 नाभिकीय शक्ति संयंत्र मिलते हैं, और रूस में आपको 33 मिलते हैं। तो अब आप लगा लीजिए, पहले आएगा 4, और उसके बाद आएगा 1, और उसके बाद आएगा आपका 2, और फिर आएगा लास्ट में 3। तो 4 1 2 3, दैट मीन्स ऑप्शन होगा आपका सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल, कौन सा अम्ल की बात किया है, टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है, नहीं पे ध्यान देखना पहले। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं हो, क्योंकि इसने बोला है नहीं है, तो नहीं आपका ये होगा। टायरोक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, अगर हम बात करें उपयोग की बात करें, तो जब भी तनाव होता है या फिर ठंड लगती है, थकान हो जाती है, या लंबे समय तक क्या होता है, लंबे समय तक नींद ना आने की स्थिति में हम इसको एक्सेट्रा
ETC लिख लेंगे लास्ट में, ना आने की स्थिति में हम इसको यूज करते हैं। ये एक तनाव, मतलब जो तनाव हार्मोन्स के मतलब जो स्तर होता है, तनाव हार्मोन का जो स्तर होता है उसको भी कम करता है। मतलब कहने का मतलब जो है, तनाव जिस चीज से भी होगा उन सभी हार्मोन की मतलब एक तरीके से स्तर को कम कर देता है। ये मतलब ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होता है। टायरोक्सिन क्या होता है, ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होता है। जबकि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दिया हुआ है और नेगेटिव आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन होगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, ये होगा आपके पास जापानी एंसेफ्लाइटिस, जापानी एंसेफ्लाइटिस। और ये क्यों होगा, ये सभी टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित होते हैं, जबकि जापानी एंसेफ्लाइटिस नहीं होता है। जापानी जो हम एंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं, ये एक दिमागी बुखार है, दिमागी बुखार है, ठीक है ना। ये एक दिमागी बुखार है और ये एक घातक बीमारी होती है, ठीक है ना। इसका पता सबसे पहले जापान में लगा था, इसीलिए इसे जापानी बोलते हैं। जापान में लगा था इसलिए इसे जापानी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है कौन सा है, मेरास्मस। मेरास्मस रोग जो है वो प्रोटीन की न्यूनता, मतलब कम प्रोटीन कम है किसी के बच्चों के अंदर, कौन सा रोग हो जाता है, मेरास्मस। इसी को हम कुपोषण का शिकार भी बोलते हैं। ये 5 ईयर से कम, 5 ईयर से कम, 5 मतलब 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के अंदर कुपोषण होता है या मेरास्मस होता है। अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो विश्व में 2 करोड़ बच्चे, 2 करोड़ बच्चे जो है कुपोषण का शिकार है। ओके, तो ये एक बहुत ही घातक बीमारी है और इसका 2 करोड़ बच्चे शिकार है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं पूरे विश्व में काफी ज्यादा ये देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो किसमें, बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा भाई, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो आज का जो सेशन था वो यहीं पे कंप्लीट हुआ, और आप लोग अगर मेरे साथ में हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना पूरे सेशन में। 80 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, जो भी लेफ्ट क्वेश्चंस बचे होंगे वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना कि मैम ये चीज़ भी करना चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी आपके लिए करें। ओके, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।